हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज आपको एक हॉरर स्टोरी सुनाते हैं। स्कूल में पढ़ती एक बच्ची रात में रोज एक ही वक्त पर घर लौटा करती है। बारिश की पानी में भीगी हुई, बिखरे बाल, गंदे कपड़े और आंखों में मानो लाखों सवाल लिए। मगर ना जाने क्यों इसके घर लौटते ही इसकी माँ घबरा जाती है। डर से उसकी हालत खराब हो जाती है। ये कोई भ्रम है या सच? आखिर कौन है वो बच्ची और क्यों उसकी माँ उसके आने से इतना डर जाती है? कहानी को पूरा सुने, आपकी भी रूह कांप जाएगी। चले चलते हैं कहानी की तरफ। कहानी के शुरू में स्कूल में पढ़ती एक छोटी बच्ची को दिखाया गया है जिसका नाम सियोन है। स्कूल के बाहर अपनी माँ का इंतजार कर रही होती है, लेकिन माँ ने इसे कॉल करके बताया कि आज वो इसे लेने नहीं आ सकेगी। तो सियोन ने अकेले ही घर जाने का फैसला किया। इसी बीच बहुत तेज बारिश हो रही थी। तभी अचानक एक काली रंग की गाड़ी इसके पास आकर रुकी। सियोन ने अंदर बैठे एक आदमी को देखा और फिर उस गाड़ी में बैठने का फैसला किया। अब सियोन जब अपने घर पर आई तो देखा कि वो बारिश से पूरी भीगी हुई है। बाल बिखरे हुए हैं, शरीर पर गंदगी लगी है। इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि इसके साथ कुछ बहुत ही बुरा हुआ है। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात ये हुई, इसे देखकर इसकी माँ बहुत ज्यादा ही डर गई, घबरा रही होती है। वो इतना ज्यादा ही घबरा गई है कि सियोन की तरफ देखने की इसकी हिम्मत ही नहीं पड़ी, जैसे इसे सांप सूंघ गया हो। क्योंकि सियोन एक हफ्ते पहले ही मारी जा चुकी है। पिछले एक हफ्ते से वो रोज इसी हालत में इसी समय पर घर लौट आती है। अब कहानी 10 दिन पहले की दिखाई गई है। जिस दिन सियोन की मौत हुई थी, एक बड़ा सा बैग का दुकान दिखाया जाता है जिसका दुकानदार टीवी पर न्यूज देख रहा है, जहाँ से हमें पता चलता है कि इस शहर में एक सीरियल किलर घूम रहा है जो हर 10 दिन के बाद एक खून करता है और लाश को एक ट्रॉली बैग में भरकर इसे पानी में फेंक देता है। तभी इसी दुकान में रियो नाम का एक आदमी आया और इसने एक लाल रंग की ट्रॉली बैग खरीदी, लेकिन इसकी हरकतों में कुछ अजीबपन सा था। दूसरी तरफ पिज्जा डिलीवरी बॉय किन को देखते हैं, जो पिज्जा डिलीवरी करने इसी ट्रॉली बैग खरीदने वाले आदमी रियो के अपार्टमेंट में आया है। पिज्जा देते समय इसे इसके कमरे से कुछ आवाजें आती हैं, लेकिन किन ज्यादा ध्यान नहीं देता और पिज्जा डिलीवरी करके वहाँ से चला जाता है। इसके बाद ये खुलासा हुआ कि रियो ही वो सीरियल किलर है जिसने सियोन को किडनैप करके रखा है। इसका मतलब खूनी खून करने से पहले एक ट्रॉली बैग और एक पिज्जा खरीदता है, जो कि एक बहुत ही अहम कड़ी है। बेचारी घबराई हुई सियोन बार बार इस खूनी से मिन्नत कर रही है कि इसे छोड़ दे। वो यहाँ तक ये भी कहती है कि घर जाकर वो किसी को कुछ नहीं बताएगी, प्लीज मुझे छोड़ दो। वो रो रो कर बार बार यही बात कर रही है, प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। मगर खूनी अपने काम को अंजाम देने के लिए इसे खींचते हुए वहाँ से ले गया। इसके सर पर एक भारी चीज से वार कर इसका खून कर दिया और इसकी लाश को इसी लाल ट्राली में भरकर नदी में फेंक देता है। जब ये खबर टीवी पर दिखाई गई तो दुकानदार उस लाल बैग को पहचान जाता है। इसे शक हुआ कि कहीं न कहीं वही खूनी है जिसे इसने ये लाल बैग भेजा था। इसी वजह से वो पुलिस को इन्फॉर्म करने ही जाता है, लेकिन तभी इसकी पत्नी इसे रोक देती है। वो बोली, ऐसे बैग तो कई सारी दुकानों में बिकते हैं, तुम खामखा झमेले में क्यों फंसना चाहते हो? अगर पुलिस के झमेले में पड़े तो दुकान में आगे से कोई कस्टमर भी नहीं आएगा। अपनी पत्नी की बातें सुनकर इस आदमी ने फिर पुलिस को कॉल नहीं लगाया। दूसरी तरफ वही पिज्जा डिलीवरी बॉय किन इस न्यूज को इंटरनेट पे पढ़ रहा होता है, जहाँ लिखा है किलर हर 10 दिन में एक खून करता है। और इसे ख्याल आया कि रियो भी हर 10 दिन के बाद इससे पिज्जा का ऑर्डर करता है। इसे भी इस आदमी रियो पर शक हुआ। अब देखते हैं कि सियोन की माँ आज भी डर डर कर हाथ में एक क्रॉस लिए टेबल के नीचे छुप कर बैठी है। इसकी बेटी की आत्मा रोज इस वक्त घर में लौटती है और तभी घर पर इसका पति आ पहुंचा। इसे ऐसी हालत में देख वो इसे खींचते हुए सियोन के कमरे में ले गया और कहता है कि सियोन मारी जा चुकी है, मेरी बेटी मर चुकी है, ये सब तुम्हारा भ्रम है और तुम कैसी माँ हो जो एक क्रॉस दिखाकर अपनी बेटी को डराना चाहती हो। मैं तो कुछ भी करने को तैयार हूँ, बस एक झलक अपनी बेटी को देखने के लिए, यहाँ तक कि इसे सपने में देखने के लिए भी मैं कुछ भी कर सकता हूँ। शायद तुमने कभी इसे अपनी बेटी माना ही नहीं। अपने पति की ये सारी बातें सुनकर सियोन की माँ रो पड़ी और याद करने लगी अपनी बेटी के साथ बिताए गए लम्हों को। असल में सियोन इसकी अपनी बेटी नहीं थी। सियोन ने कई बार कोशिश की और कई बार चाहा कि वो अपनी सौतेली माँ को माँ कहकर पुकारे, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाई। और ये एक बड़ी ही नॉर्मल सी बात है, एक इतनी बड़ी स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची कैसे अचानक अपनी सौतेली माँ को माँ कहकर बुला सकेगी। इसके बाद कहानी में हम हयोन नाम के आदमी को देखते हैं। वो भी इसी मोहल्ले में रहता है। एक दिन इसे पुलिस आकर पकड़कर ले गई। वहाँ इसके पड़ोसी भी इसे गुंडा बदमाश की नजरों से ही देखा करते थे। दरअसल पुलिस इस हो रहे खून के लिए हयोन को पकड़कर ले गई थी। पुलिस इस पर शक कर रही है क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी 6 से 7 लोगों के साथ मारपीट की शिकायत का केस दर्ज है। पुलिस इसकी फिंगरप्रिंट्स और डीएनए सैंपल लेकर इसे छोड़ देती है। जाते जाते पुलिस ने इसे साफ साफ कह दिया कि वो आगे और किसी भी झमेले में ना पड़े, लेकिन वो कहाँ बाज आएगा। पुलिस स्टेशन से सीधे निकलकर वो एक जगह एक आदमी से मिलने आया लोन के पैसे रिकवरी करने के लिए। इस आदमी को वो बहुत मारता है। लोन
सियोन के पैसे अदा करने के अलावा इस आदमी के ऊपर इसके निजी खुन्नस भी है। दरअसल ये आदमी इसकी माँ का भाई है, इसके खुद के अंकल। इसकी माँ के मर जाने के बाद अंकल एक बार भी इसे मिलने नहीं आए, यहाँ तक कि इसकी माँ के अंतिम संस्कार तक में नहीं आए। इसी वजह से वो अपने अंकल से बहुत नफरत करता है। अब इसके बाद कहानी में हम और दो लोगों को देखते हैं, एक उस बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड और दूसरी यहाँ की सोसाइटी हेड ताई सेओन। इस बिल्डिंग की सारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ताई सेओन के कंधों पर ही होती है। इसकी एक बेटी भी है जो कि देखने में हूबहू सेओन की तरह है। इसका नाम सॉन्ग है। यहाँ ताई सेओन सिक्योरिटी गार्ड से कंप्लेन कर रही है क्योंकि वो ठीक से अपनी ड्यूटी नहीं निभा पा रहा। इस बिल्डिंग में रह रहे लोगों ने कंप्लेन की है कि कोई तो है जो कि बहुत सारा खाना बर्बाद कर इसे फेंक दे रहा है। वो सिक्योरिटी गार्ड से इन्हीं सब की जांच करने को कहती है। इसके बाद गार्ड गार्बेज बैग से सभी पॉलीथीन खोलकर इसे चेक कर रहा होता है और वहाँ इसे वही बर्बाद किया हुआ एक पॉलीथीन दिखा जिसके अंदर एक और काला पॉलीथीन रखा होता है। इसी पॉलीथीन के अंदर गार्ड को इस अपार्टमेंट का नंबर मिला। ये अपार्टमेंट नंबर था इसी खूनी का। गार्ड को अच्छा आइडिया मिल गया। वो इससे रिश्वत लेने के लिए इसके पास जाता है और इसने खूनी से कहा, मुझे शराब पीने के लिए कुछ पैसे देकर इस सारे मामले को मिटा डालो। मगर खूनी इसकी इस बात पर राजी नहीं हुआ। अब गार्ड इसी प्लास्टिक को इसके सामने खोलना शुरू करता है। इस काली पॉलीथीन के अंदर गार्ड को सियोन का वही स्कूल यूनिफॉर्म मिलता है और खूनी अपना सच इसके सामने आ जाने पर इसे वहीं पर मार डालता है। इसी वक्त सियोन की माँ अपार्टमेंट के अंदर से गुजर रही होती है और सामने अचानक इतना खून देखकर वो घबरा गई। लेकिन फिर इसने देखा कि सीढ़ियों पर रेड वाइन की बोतल टूटी पड़ी हुई है। असल में खूनी खून के धब्बों को छुपाने के लिए इस वाइन की बोतल को वहाँ तोड़कर इसे साफ करने का नाटक करता है जिससे किसी का भी शक इस पर ना जाए। लेकिन तभी घर के अंदर से गार्ड का मोबाइल बज उठा। सियोन की माँ को भी वो आदमी कुछ सही नहीं लगा। रोज की तरह आज रात भी सियोन उसी हालत में घर आती है जिसे देखकर उसकी माँ बहुत ही डर रही होती है। सियोन को सामने देखते ही वो अपनी आंखें बंद कर लिया करती और इसके साथ ही हम देखते हैं उस रात की घटी कुछ घटनाएं। उस रात जैसा कि हमें पता है सियोन किसी आदमी की गाड़ी में घर जा रही थी। अपार्टमेंट में आने के बाद वो आदमी सियोन से इसके घर का दरवाजा खोलने का कहता है और दरवाजा खोलने के साथ ही वो खूनी आदमी इसका मुंह दबाकर अपने घर के अंदर ले गया। सियोन ठीक अपने अपार्टमेंट के बिल्कुल उल्टी तरफ के अपार्टमेंट में ही इस तरह से किडनैप हो जाती है। इसके बाद इसका मर्डर भी होता है और इसकी लाश को इस अपार्टमेंट से निकालकर नदी में फेंका भी जाता है। लेकिन किसी को रत्ती भर भी शक नहीं हुआ। दूसरी ओर डिलीवरी बॉय किन इसी खूनी के बारे में खबरें पढ़ता रहता है। तभी एक फोटो में एक आदमी पर इसकी नजर गई जिसने एक काली टोपी पहनी हुई थी। वो इसे देखकर थोड़ा सा चौंक उठा। इसे ऐसा लग रहा था कि कहीं तो इसने इसे देखा है, लेकिन कहाँ देखा है वो ये याद नहीं कर पा रहा था। तभी इसे डिलीवरी का कॉल आया और आज भी इसे उसी अपार्टमेंट पर डिलीवरी करनी है जो कि इस खूनी का होता है। अब डिलीवरी देते समय वो इसके घर की चारों तरफ नजरें दुराने लगा और तभी इसे वही टोपी दिखती है जिसे देखकर इसका शक और गहरा हो जाता है। अब किन के चले जाने के बाद वो पिज्जा खाते हुए इसी लाश को काटने लगा। अगले दिन वो इसी बैग की दुकान में ट्रॉली खरीदने आया। डर की वजह से दुकानदार इस खूनी के दिए पैसे को बिना गिने ही फौरन अपनी पॉकेट में रख लेता है और ये देखकर किलर का शक इस पर गया और बोला, आपने पैसे नहीं गिने कि पूरे हैं कि नहीं? तो दुकानदार डर के मारे घबराते हुए बोला, मुझे लगा आपने दिख ही दिया होगा इसलिए नहीं गिने। अब अगले दिन सोसाइटी हेड आई से ऑन दिन में सिक्योरिटी गार्ड को न आता देखकर वो रात के सिक्योरिटी गार्ड को ही इसकी जगह दिन का काम करने को कहती है। लेकिन दिन का काम करना इस गार्ड के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसके ऑफिस में बैठा एक आदमी ने कहा, तुम तो दिन में ड्यूटी नहीं करते तो अब क्या करोगे? अगर तुम्हें दिन के उजाले में किसी ने पहचान लिया तो? ये सिक्योरिटी गार्ड क्यों दिन में काम नहीं करता, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी छुपी हुई है जो थोड़ा आगे ही कहानी में हम जान पाएंगे। अब सियोन की माँ गैराज में आती है अपनी कार ले जाने। इस दिन अपनी बेटी को क्यों नहीं लेने आ पाई थी? क्योंकि उस दिन इसने नई गाड़ी खरीदी थी और साथ ही सियोन को देने के लिए एक प्यारा सा हेयर बैंड भी। दरअसल वो इसे सरप्राइज देना चाहती थी, इसीलिए इसने उस दिन फोन पर कहा था कि वो आज इसे पिकअप नहीं कर पाएगी, जबकि वो इसे पिकअप करने ही जा रही थी। गाड़ी चलाते चलाते हेयर बैंड नीचे गिर जाता है। इसी को उठाते वक्त ही इसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद सियोन के साथ क्या क्या हुआ ये तो हम कहानी में जान ही चुके हैं। अब चूंकि यहाँ नाइट शिफ्ट वाले गार्ड को डे शिफ्ट की जॉब करनी पड़ रही थी तो इस सिलसिले में इसने इस खूनी के अपार्टमेंट पर कॉल लगाया और इससे जानना चाहा कि इसका वाटर बिल इतना ज्यादा क्यों आ रहा है। लेकिन खूनी ने कोई जवाब नहीं दिया और फोन काट दिया क्योंकि इतना पानी के बिल के पीछे क्या वजह थी वो ये गार्ड को तो नहीं बता सकता था। थोड़ी देर बाद सोसाइटी हेड इसी खूनी के अपार्टमेंट में आती है बिल्डिंग मीटिंग में इसे इनवाइट करने के लिए। लेकिन कमरे में घुसते ही इतनी हाई वोल्टेज की लाइट जलती हुई देखकर इसने फौरन लाइट ऑफ कर दी। घर की ऐसी खराब हालत देखकर वो पूरे घर को चेक करने लगी और इसी वजह से अब खूनी इसे भी मारने जा ही रहा होता है। तभी ताई सियोन ने फोन पर किसी से कहा कि वो अभी 102 अपार्टमेंट में है। सुनते ही किलर ने हथियार नीचे कर दिया क्योंकि
अगर इसका खून हुआ तो पुलिस सीधा पूछताछ के लिए इसके अपार्टमेंट में घुसेगी। इसी दौरान गार्ड फिर से इसी खूनी के मोबाइल पर कॉल लगाता है और अब की बार फोन वाइब्रेट होकर इसी ट्रॉली बैग के अंदर गिर गया, जिससे कि ट्रॉली बैग बंद होकर लॉक हो जाती है। अपने फोन को इस ट्रॉली बैग में बचता हुआ देखकर किलर का तो दिमाग ही खराब हो जाता है और इसे इस बैग का कोड भी नहीं मालूम, ना ही इस बैग को वो बाहर खुलवाने लेकर जा सकता है, क्योंकि इस बैग के अंदर इसके कत्ल का सबूत छुपा हुआ है, जिस लाश को इसने काट काट कर इस ट्रॉली बैग में भरा है। ना ही इस बैग को वो यूं ही बाहर फेंक सकता है, क्योंकि बैग के अंदर पड़े इस फोन के जरिए से पुलिस इस तक पहुंच जाएगी। अब कोई भी रास्ता ना देख इस खूनी ने इस बैग वाले दुकानदार को कॉल लगाया कोड जानने के लिए, और दुकानदार ने इसे बता भी दिया कि 000 कोड डालने से बैग खुल जाएगा। लेकिन खूनी की मन में तो चोर होता है, इसे दुकानदार की बातों पर यकीन नहीं होता। अगले दिन रास्ते में सेयोन की माँ अचानक सॉन्ग को अपने सामने देखकर एकदम से घबरा गई। सॉन्ग दौड़कर इनके पास जा इन्हें शांत करती है और इन्हें लेकर जब सॉन्ग इनके अपार्टमेंट में छोड़ने के लिए आई, तभी वो वहाँ किलर इसे देखकर अचानक से घबरा उठा। इसका दिमाग गिर गया, जिसे इसने खुद अपने हाथों से मारा है, वो जिंदा कैसे रह सकती है। जब सॉन्ग वापस जाने लगी तो सेयोन की माँ ने देखा कि वो आदमी इसे तीखी नजरों से देख रहा है। सेयोन की माँ का शक और बढ़ता जा रहा था इस आदमी पर। यहाँ सॉन्ग वापस जाते समय इसे पुराने गार्ड का चश्मा मिलता है, जिसे उसने नाइट शिफ्ट वाले गार्ड को दे दिया। ये चश्मा मुझे ब्लॉक नंबर 11 के पास मिला है, सॉन्ग ने बताया। इस चश्मे को देखकर इसके ऑफिस में बैठा वही आदमी बोल पड़ा, ये चश्मा तो पहले वाले गार्ड का है। शक होने की वजह से सिक्योरिटी गार्ड इसी खूनी के अपार्टमेंट में पाइप चेक करने आता है, मगर खूनी से अंदर आने नहीं देता और कहता है मैं कुछ दिनों में इस अपार्टमेंट को छोड़ने वाला हूँ, तब आप आकर चेक कर लेना। खूनी की ऐसी बातों से गार्ड का शक इस पर और बढ़ गया। फिर गार्ड ने इसे कहा, अगर आप अपार्टमेंट छोड़ना ही असली वजह है, तब असूल के मुताबिक मुझे आपके अपार्टमेंट छोड़ने से पहले ही सभी टेक्नीशियन को लेकर आपका अपार्टमेंट चेक करना होगा। गार्ड की बात सुनकर खूनी घबरा गया कि एक साथ इतने सारे लोग इसके अपार्टमेंट में आएंगे। यही सोचकर इसने फौरन दरवाजा खोल दिया और गार्ड को अंदर आने को कहा, मगर गार्ड को इसके बाथरूम में किसी भी तरह का कोई लीकेज नहीं दिखा। लेकिन जब वो बेसमेंट के बाथरूम में गया, हालात एकदम ही रूह घबरा देने वाले होते हैं। चारों तरफ इसे खून के छींटे और इंसानों के सर के बाल मांस दिखता है। ये सब देखकर इसे समझते देर नहीं लगती कि यही वो खूनी है, और ये समझ आते ही गार्ड जल्दी से चुकन्ना हो जाता है। खूनी गार्ड को मारने जाता ही है कि तभी गार्ड ने भी अपने हाथ में एक हथियार उठा लिया। खूनी गार्ड के ताव-बाव को देखकर कुछ कुछ तो इसे समझ आ जाता है कि डर के मारे इसने अपने कदम पीछे ले लिए, और जब गार्ड इसके अपार्टमेंट से निकल गया तो मानो खूनी की अपनी जान में जान आई। वो थोड़े से वक्त के लिए आज बच गया और फिर वो दूर से इस गार्ड पर नजर रखने लगा। अभी हयून भी अपनी गाड़ी लेकर वहां पहुंचा और इस खूनी को पकड़कर खूब पीटने लगा, क्योंकि किलर ने इसकी जगह पर अपनी कार पार्क कर दी है, जबकि इसके आगे भी कई बार हयून ने इसे इसकी जगह पर गाड़ी पार्क करने के लिए मना किया था। इतनी सारी चीजें एक साथ होता देखकर अब खूनी ने वहां से जाने का फैसला कर लिया, क्योंकि अब यहाँ इसके असली चेहरे का खुलासा हो चुका है। इसीलिए वो अपनी वर्क एजेंसी के पास जाकर किसी दूसरे शहर में काम देने की बात करता है। इसने तय किया कि ठीक 2 दिन बाद वो यहाँ से चला जाएगा, लेकिन जाने से पहले वो बैग के दुकानदार को ठिकाने लगाकर जाएगा, क्योंकि इसे इस दुकानदार पर शक है कि कहीं इसने इसकी असली पहचान तो नहीं जान ली और शायद वो पुलिस के पास भी जा सकता है। वो इसी दुकानदार के पास आया बैग के कोड को जानने के बहाने। दुकानदार के फोन से इसने हयोंग को कॉल लगाया, ताकि जब पुलिस इसके बारे में छानबीन करे तो इसके फोन से इसे हयोंग का नंबर मिले और इस खून के जुर्म में इसे दोषी ठहराया जाए। ये सारा कुछ इसका प्लान था। इसके बाद इसने दुकानदार को भी किडनैप कर लिया और फिर इसका खून करने से पहले इस बार भी इसने पिज्जा का ऑर्डर दिया। पिज्जा डिलीवरी करने के बाद इन अपने हाथों में खून के धब्बे देखता है। जब इसने पैसे चेक किए तो इन पैसों में भी खून लगा हुआ है। इसका शक अब यकीन में बदलता जा रहा था, इसीलिए इसने सोचा कि बाहर से ही वो खूनी के अपार्टमेंट पर नजर रखेगा। लेकिन खूनी को कुछ संदेह हुआ और वो दौड़कर खिड़की के पास आ पहुंचा। किन की किस्मत अच्छी थी, सही वक्त पर गार्ड ने आकर इसे बचा लिया। इसके बाद किन ने सिक्योरिटी गार्ड को सब कुछ सच सच बताकर इस बारे में पुलिस को खबर देने को कहा, मगर वो गार्ड पुलिस का नाम सुनते ही घबरा गया और इसने इसे भी पुलिस को इन्फॉर्म करने से मना कर दिया। वो किन से कहता है, अगर तुम्हारा शक गलत निकला तो झूठी गवाही देने के मामले में तुम्हें जेल के अंदर भी डाला जा सकता है, और इसने किन को वहाँ से चले जाने को कहा। ना इसने खुद पुलिस को बताया और ना ही किन को पुलिस को बताने दिया, क्योंकि इसके पीछे सिक्योरिटी गार्ड का एक बड़ा राज छुपा है। अब आधी रात में खूनी हयोन को फोन करके इसे गाड़ी वहाँ से हटाने को कहता है। अब बाहर हयोन ने आकर देखा कि इसकी गाड़ी तो सही जगह पर ही पार्क है। इतने में वही किलर अंधेरे से बाहर निकलकर हाथ में एक रॉड लिए हयोन को मारने पहुंचा, लेकिन हयोन उल्टा इसी रॉड से खूनी को लगातार इतना मारता है कि खूनी खुद इसका पैर पकड़कर इसे माफी मांगने लगा। मगर ये सारा कुछ इसी का प्लान था और आखिर में इसका प्लान कामयाब रहा। असल में इसने मार खाने के बहाने इस रॉड पर हयोन के फिंगरप्रिंट्स ले लिए और फिर इसे वो वहां रख कर आता है जहाँ
डेड बॉडी पाई जाती है, लेकिन इसने अभी तक दुकानदार को नहीं मारा है और इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह छुपी है। अब अगली सुबह खूनी इस अपार्टमेंट को छोड़ने की तैयारी कर रहा होता है और अपार्टमेंट छोड़ने से पहले इसने तय किया कि वो सॉन्ग को मारेगा, इसलिए सुबह से ही इसने इसे फॉलो करना शुरू कर दिया। सॉन्ग इसी नाइट सिक्योरिटी गार्ड के पास आती है। असल में सॉन्ग और इस गार्ड के बीच अच्छी दोस्ती रहती है। वो रोज स्कूल से मिले ब्रेड को इस गार्ड को दे देती है और गार्ड भी हंसते मुस्कुराते हुए इस ब्रेड को ले लेता है। इसके बावजूद कि इसे ब्रेड से एलर्जी है और वो रोज इस ब्रेड को फ्रिज में इकट्ठे करके रखता है। वो सॉन्ग से बहुत प्यार करता है। सिर्फ सॉन्ग ही है जो यहाँ इसकी दोस्त है, जिसके साथ वो हंसता मुस्कुराता है, बातें करता है। अब इसने भी गौर किया कि खूनी सॉन्ग को फॉलो कर रहा है और ये देखकर इसने सॉन्ग से कहा, तुम क्या रात में अकेले घर लौटा करती हो? सॉन्ग ने बताया कि नहीं, माँ ही इसे लेने आती है और आज भी माँ ही इसे लेने आएगी। गार्ड बोला, हाँ अच्छी बात है, तुम किसी भी हालत में अकेले घर मत आना। अब सॉन्ग के वहाँ से चले जाने के बाद खूनी भी इसके पीछे पीछे अपनी गाड़ी लेकर आ गया और इस चीज को निस्योन की माँ ने भी देखा और ये देखकर इसका शक पूरी तरह से यकीन में बदल गया, जिसमें अब कोई दो राय नहीं बची थी। तभी इसे पुलिस स्टेशन से कॉल आता है और इसे पुलिस से बातें करते हुए गार्ड ने देख लिया। इसके बाद वो यहाँ से जाने की अपनी तैयारी करने लगा। तभी इसके साथ जो ऑफिस में रहता है इस आदमी ने कहा, तुम यहाँ से चले जाओगे? वो खतरनाक खूनी अब सॉन्ग के पीछे पड़ा है, अगर इसने सॉन्ग को कुछ कर डाला तो? गार्ड ने पीछे मुड़कर कहा, कुछ नहीं होगा इसे, इसलिए मुझसे कहा है कि वो अकेले घर नहीं आएगी। इसके अलावा सियोन की माँ ने भी तो पुलिस को कॉल किया है। फिर इस आदमी ने कहा, तुम एक काम क्यों नहीं करते, तुम इस खूनी को मार डालो, तुमने तो इससे पहले भी ये काम किया है। इसके बाद हमें इस गार्ड की असली सच्चाई मालूम पड़ती है। असल में ये जो आदमी जिसे हम हमेशा गार्ड के ऑफिस में देखते हैं और जिससे हमेशा गार्ड बातें किया करता है, वो दरअसल जिंदा नहीं, मर चुका है। आज से लगभग 14 साल पहले ही गार्ड ने इसका खून किया था इसके थीसिस के लिए। जिससे अभी गार्ड बात किया करता है वो असल में इसकी रूह होती है, जिसे सिर्फ और सिर्फ गार्ड ही देख सकता है। अब गार्ड ने कहा, नहीं, अब सिर्फ 5 महीने बचे हैं, मैं इतने सालों से पुलिस से छुपा रहा, अब बच्चे कुछ महीनों में मैं पकड़ा नहीं जाना चाहता। कोरिया की स्टेटिटी ऑफ लिमिटेशन 15 साल की है, यानी अगर किसी ने कोई क्राइम किया है और वो 15 सालों तक पकड़ा नहीं गया तो 15 साल के बाद इसे और कोई सजा नहीं होगी। ये कोरिया का कानून है। इसी वजह से गार्ड बस 5 महीने इस तरह छुपे रहना चाहता है, पुलिस के सामने नहीं आना चाहता। खूनी के बारे में सारी सच्चाई मालूम पड़ने के बाद भी इसने पुलिस को इतला नहीं की और शायद खूनी भी इस दिन ये समझ गया था कि इस गार्ड ने भी खून किया है। कुछ दिनों बाद पुलिस दोबारा हयोंग को पकड़ कर ले गई, क्योंकि पुलिस को क्राइम सीन से वही राड मिला है जिसमें हयोंग के फिंगरप्रिंट्स बरामद हुए। लेकिन इस बार अंकल उसकी तरफ से विटनेस बनकर आते हैं कि इस दिन हयोंग इसके साथ था। इसके बाद अंकल ने इसे सच्चाई बताई। जिस वक्त इसकी बहन की यानी हयोंग की माँ की मौत हुई, इस वक्त वो बुरी तरह से बैंकरप्ट हो चुका था। वो लोगों से मुंह छुपाता हुआ भागा फिर रहा था, यानी यही कारण था कि इसने हयोंग की कोई खबर नहीं ली और ना ही इसकी माँ के अंतिम संस्कार में आ सका। सारी सच्चाई पता चलने के बाद हयोंग ने अंकल को माफ कर दिया और दोनों के बीच जो इतने सालों से गिले शिकवे थे वो भी दूर हो गए। रोज की तरह आज भी सेयोन की आत्मा इसी हालत में उसी वक्त घर लौटती है, मगर आज इसकी माँ नहीं डर रही कि आज इसने सेयोन के कमरे में रखे कैलेंडर पर देखा था कि सेयोन ने अपनी माँ के जन्मदिन की तारीख पर एक मार्क करके रखा था और लिखा था सुतेली माँ का जन्मदिन। यहाँ सुतेली शब्द के ऊपर एक कागज ढका हुआ था। इसका यही मतलब था कि फाइनली सेयोन ने अपनी सुतेली माँ को माँ मान लिया था। सेयोन ने जिंदा रहते समय बहुत बार अपनी सुतेली माँ को माँ कहने की कोशिश भी की, लेकिन वो इसे माँ पुकार ना सकी। ये सब कुछ सेयोन की डायरी से पढ़ने के बाद अब इसे अपनी बेटी की आत्मा को देखकर और डर नहीं लगता। अपनी बेटी को सामने देखकर वो इसे कसकर पकड़ लेती है, इसे अपने सीने से लगाकर वो बहुत रोती है। जो चीज जिंदा रहते हुए इसे मालूम न चले, वो मरने के बाद पता चलने पर इसे बहुत अफसोस होता है। दोनों माँ बेटी को ऐसे रोते देखकर आपके दिल में भी ठेस उठी होगी। दूसरी तरफ कैद वो दुकानदार अपनी जान बचाने के लिए लाख कोशिशें कर रहा है। फिर इस काले सूटकेस के अंदर खून बजने की आवाज सुनकर वो इस सूटकेस को खोलने की जीत और कोशिश करता है। आज रात भी बहुत तेज बारिश हो रही है और बारिश देखकर सेयोन की माँ को सुबह का वो दृश्य याद आ गया जब वो खूनी सॉन्ग का पीछा कर रहा था। ऐसे ही एक बरसात की रात में इसने अपनी बेटी को खोया था, लेकिन आज वो सॉन्ग को कुछ नहीं होने दे सकी। इसके बाद वो छाता लेकर सीधा बस स्टॉप जा पहुंची। वहां जाकर इसने देखा कि सॉन्ग अकेले खड़ी है, यहाँ इसे खूनी फॉलो कर रहा होता है। अब वो सॉन्ग को अपने साथ घर लेकर लौट रही है, लेकिन इसके बाद भी वो खूनी इनका पीछा करता है। यहाँ दूसरी तरफ इस दुकानदार आखिर किस तरह से इसको खोल कर फोन तो बाहर निकाला, लेकिन फोन में बैटरी कम होने की वजह से इसने रीडायल कर सीधा इसकी मदद करने की बात कह डाली और खुशकिस्मती से ये कॉल उसी डिलीवरी बॉय किन के पास जाती है। इसके बाद किन सीधा इस खूनी के अपार्टमेंट के लिए निकल पड़ा और थोड़ी देर बाद अचानक पूरे शहर की लाइट चली जाती है और इसी मौके पर अपने अंकल की मदद से हयोन थाने से भाग जाने में कामयाब रहा। इधर सिक्योरिटी गार्ड भी भाग रहा होता है, लेकिन अचानक बिजली के चले जाने पर वो दोबारा लौटकर बिल्डिंग आया। बिल्डिंग पहुंचते ही घबराते हुए इसने सॉन्ग की माँ से सॉन्ग का पूछा और जब इसे
पता चला कि वो गढ़ नहीं लौटी। ये सुनकर गार्ड पूरी तरह से टूट गया। सॉन्ग की माँ भी अपनी बेटी की चिंता में फिर रोने लगी और दूसरी तरफ सियोन की माँ और सांग दोनों अंधेरे में जल्दी जल्दी दौड़ दौड़ कर आ रहे होते हैं, मगर भागते वक्त सॉन्ग नीचे गिर गई और इसके घुटनों पर चोट लग जाती है। इसकी वजह से वो अब तो चल भी नहीं पा रही। सियोन की माँ को समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस अंधेरी रात में क्या करे, कहाँ जाए। कुछ भी ना समझ में आकर वो रोड के बीचों बीच खड़ी हो जाती है, जिसके कारण वहाँ गाड़ियों की ट्रैफिक जैम हो जाती है और खूनी को मजबूरन वहाँ से चले आना पड़ा। अपने रूम आकर इसने देखा कि दुकानदार भागने की कोशिश कर रहा है। इसने अब दुकानदार को जलाकर मार देने का प्लान किया, लेकिन उसी वक्त इसके अपार्टमेंट के बाहर वही पिज्जा डिलीवरी बॉय किन और गार्ड चले आए। दरवाजा खोलने के साथ ही दोनों मिलकर इस खूनी को मारने लगे। इतने में हयोंग भी खूनी के अपार्टमेंट में आ पहुंचा, क्योंकि वो समझ गया था कि कैसे इस लोहे की रॉड पर फिंगरप्रिंट मिला है। अब वो आकर इस खूनी को लगातार जोर जोर से मारने लगा। इधर गार्ड ने इससे पूछा, सॉन्ग कहाँ है, तो तूने क्या किया है उसके साथ। खूनी हंसते हुए कहता है, मैं नहीं जानता कि मैंने इसे मारा है या वो जिंदा है। खूनी की ऐसी बातें सुनकर गार्ड टूट कर बिखर गया। वो जोर जोर से रोने लगा और इसका दिमाग खराब हो गया। तभी इसे सामने सॉन्ग की लाश दिखाई देती है। ये देखकर गार्ड का पारा चढ़ गया और इसने वही लकड़ी की कुल्हाड़ी उठाई जिससे आज तक खूनी सबका खून करता आया था। इसी कुल्हाड़ी से इसने एक ही बार में खूनी को मार डाला, लेकिन तभी इसने देखा कि सामने पड़ी वो लाश सॉन्ग की नहीं बल्कि इसी आदमी की होती है जिसका इसने 14 साल पहले खून किया था। दरअसल इसकी ही आत्मा ने सॉन्ग का रूप धारण किया था, क्योंकि गार्ड के इसके खून करने के बाद भी आज तक इसे कोई सजा नहीं मिली थी, ना ही इसे किसी ने खून करते हुए देखा था। इसलिए अपना बदला लेने के लिए आज इसने अपने जरिए इससे ये खून करवाया जानबूझकर, और आज इसे 3 लोगों ने खून करते हुए भी देखा था। मगर इस बार भी गार्ड को सजा नहीं होती, क्योंकि इन सभी ने मिलकर गार्ड को क्राइम सीन से हटा दिया था। पुलिस आ पहुंची। इधर सॉन्ग की माँ अभी भी हयोन को ही खूनी समझती है और उसका कॉलर पकड़कर इसे अपनी बेटी के बारे में पूछती रहती है, इसे मारती रहती है। और तभी सियोन की माँ सॉन्ग को लेकर वहाँ आ पहुंची। सियोन को तो वो बचा नहीं पाई, लेकिन आज इसने एक और मासूम की जान बचाई है। इस बात को कुछ दिन और गुजर गए। वही दुकानदार अपनी पत्नी से कह रहा है, मुझे आज तक समझ नहीं आ पाया कि इस खूनी ने मुझे क्यों नहीं मारा और क्यों वो हर वक्त डरा डरा सा रहता है था। इतना ही नहीं, वो रात को मेरे पास आकर रहता था। और अब हमें पता चला कि सियोन की माँ की तरह इस खूनी को भी हर रोज रात में सियोन दिखाई देती थी। इसी कारण ही वो हर वक्त डरा डरा सा रहता था। इसके कमरे में इतने सारे लाइट जलने की वजह भी यही थी। पर सवाल ये है कि सियोन की आत्मा हर रात क्यों इस खूनी और अपनी माँ के पास आया करती थी। अपनी माँ के पास इसलिए आया करती थी क्योंकि इस रात अगर इसकी माँ उसे लेने आती तो आज वो जिंदा रहती। दूसरी तरफ अगर खूनी उसका खून नहीं करता तो सियोन भी बाकी बच्चों की तरह हंसते खेलते हुई बड़ी होती। और इसी के साथ ही आज की ये कहानी यही खत्म हो जाती। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।